सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन के पटल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से जुड़े अहम विधेयक आज पेश किए गए और इन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त तकरार देखने को मिली है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, सपा से अखिलेश यादव, डीएमके से टीआर बालू ने सदन में पेश हो रहे परिसीमन बिल का विरोध किया। तो दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पक्ष में अपनी बात रखी और ये भरोसा दिया कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की कि इस बिल को राजनीतिक रंग नहीं दें। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी पर बात करेंगे। आखिरकार महिलाओं को लेकर के ये बिल कितना अहम है और परिसीमन के बाद क्या परेशानी हो सकती है, क्यों आखिर विपक्ष को इस पर ऐतराज हो रहा है या विपक्ष को इस पर शक क्यों है, क्यों विपक्ष कह रहा है कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है सरकार का, लेकिन सरकार कह रही है कि ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने अब तक सरकार की ओर से महिलाओं को लेकर के किए गए कामों को भी सदन में रखा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा। यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और उन्होंने ये क्यों कहा कि जो भी इस पर राजनीतिक तरीके से जिसकी नीयत में खोट होगा उसको देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, या फिर विपक्ष इस बिल को लेकर के क्यों आशंकाएं जता रहा है, क्यों शंकाएं जता रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं आपका। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सारिका सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अनीता चौधरी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर लिपिका शर्मा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सारिका जी, आज आपसे शुरुआत करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसके भी नियत में खोट होगा उसे देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, और महिलाओं को अधिकार देने के लिए जो सरकार ये कवायद कर रही है उस पर विपक्ष को संदेह क्यों है? क्यों आप लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए है? सबसे पहले तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरी बात रखने के लिए आपने आमंत्रित किया जी। मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करती हूँ। और इस देश की आधी आबादी को इस बात के लिए भी मैं उनको आगाह करती हूँ कि जिस तरीके से ये हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है
उस पर सचेत रहें। देखिए 33% आरक्षण निश्चित रूप से इस देश की महिलाओं की जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी दशा है, उसको निश्चित रूप से बदलने वाला है। लेकिन इसके पीछे की जो नियति है, हम ये कहते हैं, कांग्रेस हमेशा से कहती है कि जिस तरीके से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ बिना किसी इफ और बट के, तो उस तरीके से इस बिल को लागू क्यों नहीं किया जा रहा। जब 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे आगे थी, जब पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के ये कहा था कि आप इसको तुरंत लागू करिए, इवन अभी लागू कर दीजिए। जब ऐसी परिस्थितियों के अंदर उस दिन इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अभी हम जनगणना करेंगे, परिसीमन करेंगे, उसके बाद में इसको हम लागू करेंगे। आप ये बताइए कि 2023 से लेकर आज 2026 के बीच में जनगणना नहीं हुई है, परिसीमन भी नहीं हुआ है। आज स्पेशल सेशन बुला करके, और ऐसी कौन सी इतनी इनको रात में सोते हुए क्या सपना आया, क्या इनको कोई दिखाई दिया कुछ कि आकर के अब ये कह रहे हैं कि हम 3 दिन का सेशन बुलाएंगे और बिना जनगणना के, बिना परिसीमन के हम इसको लागू करेंगे। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से, जिस भावना से नारी शक्ति वंदन अधिनियम निश्चित रूप से इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है, इसमें कतई कोई इनकार नहीं है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस पहले दिन से, आज कांग्रेस ने ही इस देश को एकमात्र प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भी दी, और जिस समय विश्व के अंदर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी नहीं था, उस समय कांग्रेस की एक अध्यक्ष भी महिला रही। तो महिला सशक्तिकरण की जो हम बात, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण की जो अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस हमेशा से उसकी पैरोकार रही है। और पंचायती राज में ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पंचायत स्तर से हमने महिला सशक्तिकरण शुरू किया, ग्रास रूट लेवल से, और आज उसी का नतीजा है कि बहुत सारे, आप 14.5 लाख के आसपास महिलाएं हैं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं मैडम आपसे, सारिका जी, कि अगर परिसीमन विधेयक 2026 पारित हो जाए और अगर संविधान का 131वां संशोधन विधेयक ये सदन में बहुमत से पारित हो जाए, महिलाओं को अधिकार मिल जाए, तो उसमें समस्या क्या है? महिलाओं को क्या परेशानी आ जाएंगी? देखिए समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर आपके पास में जनगणना नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि देश के अंदर कौन से कैटेगरी के लोग, किस कास्ट के लोग कितनी संख्या में रह रहे हैं, तो आप उनकी हिस्सेदारी कैसे तय करेंगे? आज आप 33% आरक्षण लगा रहे हैं, लेकिन इस 33% आरक्षण के अंदर नो डाउट महिलाओं को सिर्फ प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर अभी भी स्थिति यह है SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं को, अगर उनको हमारे संविधान के अंदर SC, ST, OBC को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तो आज उनकी परिस्थिति क्या होती? आज से शायद जो 50 साल 100 साल पहले उनकी परिस्थितियां थी, उसी परिस्थिति में वो रह रहे होते। ये रिजर्वेशन था जिसने उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन किया। तो आप ये बताइए कि 33% आरक्षण आप लागू कर देंगे, लेकिन आप परिसीमन किस तरीके से करेंगे? आप कहां से सीटें बढ़ाएंगे? इसके पीछे आपकी क्या नियत रहेगी? क्योंकि बीजेपी की नियत हमेशा से स्पष्ट है कि उनका सिर्फ एकमात्र ध्येय रहता है, वो है कि सरकार बनाना। अब अगर ये इसे अगर अपनी इस नियति को ध्यान में रख करके और अगर वो परिसीमन करेंगे, तो आप बताइए कि किसके साथ न्याय हो? ठीक है डॉक्टर अपूर्वा जी, आपने सुना सारिका जी को, कांग्रेस पार्टी को यह आरोप है कि आप राजनीति करने के लिए, या राहुल गांधी का बयान जिसमें राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 2023 में जब आप ये बिल लेकर के आए थे, हमने साथ में खड़े होकर के ये कहा कि इसे आज ही लागू कर दीजिए, फिर भी उसे देरी की गई और अब एक राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से ये बिल लेकर के आए गए हैं। देखिए हेमंत जी, न जाने क्यों सारिका जी की बात सुनकर मुझे कहावत याद आ गई, मन मन भावे मूड हिलावे। या तो यहाँ पे जो कांग्रेस की सारिका सिंह जी आई हैं वो ये कह दें कि वुमेन रिजर्वेशन अगर लागू हो जाता है तो हम वुमेन जो रिजर्व सीट्स होंगी उसके ऊपर हम कंटेस्ट नहीं करेंगे और हम कांग्रेस उन सीटों को छोड़ देगी। सब घर में बैठकर ये बात करते हैं कि चलिए कोई पार्टी तो ऐसी आई जिसने आधी आबादी के बारे में सोचा, मगर राजनीतिक रंग रूप देने के लिए यहाँ पर बैठ गई। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब आप विरोध केवल राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ये विरोध आधी आबादी का भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विरोध भी हो रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते क्यों आधी आबादी का विरोध करने लग गई, और ना केवल आधी आबादी का, अभी यहाँ पे डिलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर कि किस प्रकार से आप परिसीमन करेंगे, किस प्रकार से कमीशन कार्य करेगा,
किस प्रकार से ये सारी चीजें घटित होगी, उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे सवाल खड़े किए। जब हमने स्पष्ट रूप से ये चीज कही कि ये जो आरक्षण लागू होगा ये 50% प्लस 33% के बेसिस पर होगा, जिसको वेटेड रिप्रेजेंटेशन मेथड कहते हैं। अगर साउथ के अंदर किसी स्टेट के अंदर आज अगर 80 सीट्स हैं तो 80 सीट्स का 50% होता है 40, तो उनको भी बढ़ाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सदर्न स्टेट्स के अंदर, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे हम केरला की बात करें, चाहे हम आंध्रा की बात करें, सभी सदर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के काफी अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य हमारे साउथ के स्टेट्स ने किया है। अगर ये कहते हैं कि आप जनसंख्या को होने दीजिए और होने के बाद में इसको लागू करिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो सदर्न स्टेट्स है वो नुकसान में रहेंगे? क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के कोई बहुत ऐतिहासिक कदम नहीं उठाए गए, मगर सदर्न स्टेट्स में इनमें ऐतिहासिक कार्य किया गया। और आज हम कह रहे हैं कि हम वेटेड रिप्रेजेंटेशन के तहत हम इस परिसीमन के अंदर सीटों को बढ़ाएंगे। एक एग्जांपल लीजिए कि तमिलनाडु के अंदर 39 सीट्स हैं, उसको अगर हम ओवरऑल करें तो 40 होती हैं। 40 को 50% बढ़ाया तो कितना हुआ? आपकी 20 सीट्स बढ़ी, वो 39 सीट्स बढ़ के 59 सीट्स हो जाएंगी। तो साउथ के स्टेट्स तो इससे खुश होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे हमने सीधा नई सेंसस से जो महिला रिजर्वेशन है उसको डिलिंक कर दिया, डीकपलिंग कर दिया। इससे सभी जो तमाम हमारी मातृशक्ति है इसको वक्त से पहले रिजर्वेशन मिलेगा। ना साउथ के स्टेट्स के ऊपर मार पड़ रही है, ना महिला शक्ति के ऊपर मार पड़ रही है। इवन आधी आबादी को जो है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर अपना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। सीट ऑगमेंटेशन के कारण जो हमारी लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हुआ करती थी वो समवेयर अराउंड 813 के आसपास जाने वाली हैं। सीटें बढ़ रही हैं। ये तो विन विन सिचुएशन है, कहीं से भी किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं हो रहा। पर बस वही है, विरोध करने के लिए हम विरोध करेंगे। शर्म आनी चाहिए आधी आबादी को। इतने वर्षों में 2010 में आप भी तो बिल लेकर आए थे, क्यों आप पारित नहीं करवा पाए? क्यों आप पास नहीं करवा पाए? तब सारिका जी आप जरूर कांग्रेस से जुड़ी हुई होंगी, कहीं ना कहीं होंगी, नहीं होंगी एनएसयूआई में होंगी। क्या तब आपने आवाज उठाई थी? आप जन्मी थी तब आप कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं थी। जब आप जन्मी थी तो आप कांग्रेस की नेता नहीं थी, आप जन्मी थी तो एक महिला थी। और आज एक महिला को अधिकार मिल रहा है। राजनीतिकरण जो है इनसे ऊपर उठ करके हमें बात करनी होगी। और ये जो राजनीतिक बूथ कांग्रेस का एक नियम बन गया है, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का काम हो उसके अंदर। सारिका जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप बीच में ना बोले, वरना मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगी। स्पष्ट सुन ले, नहीं आप बीच में ना बोले, आप सुन ले। शर्म आती है, जनता देखकर, महिला देख रही है, आधी आबादी रूप देख रही है और ये भी देख लें कि आगे सारिका जी ज्यादा घमंड से खड़ी होती है और किस तरीके से जाके जनता से जो है ये अपना वोट मांगती है। आज जब आधी आबादी को उसका हक मिल रहा है, साउथ के स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, डिलिमिटेशन जल्दी हो रहा है। पहले कहते थे जल्दी क्यों नहीं लागू किया, अब हम जल्दी लागू कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं बाद में लागू करो। एक एक करके वो पूरा हो जाए उनका अपूर्वा जी का, उसके बाद सारिका जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपकी टिप्पणी ले लूंगा जी। हेमंत जी, लेकिन मैं ये इस तरीके की मेरी तो हेमंत जी लोगों को कम से कम एक स्टैंड नहीं व्यक्तिगत अपूर्वा जी व्यक्तिगत उन पर आप टिप्पणी नहीं करें, आप अपनी बात कहना। तार किया जा रहा था। आपने यहाँ पर पीएचडी की हुई है क्या मेरे ऊपर की मैं किसमें थी? नहीं लेकिन अपूर्वा जी व्यक्तिगत नहीं, कोई भी आप भी हो यहाँ पे सारिका जी भी, ठीक है आप वो पूरा कर लेंगे बार सारिका जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। महिला नहीं है तो महिला का विरोध क्यों कर रही है? ज्ञान होगा तो महिला बिल का विरोध क्यों कर रही है? ये सैद्धांतिक रूप से लेकर आपको ध्यान होगा जब 2023 में इसको प्रेजेंट किया गया था तो इन्होंने कहा था कि इसको जल्दी लागू करिए। आज हम जब इसको जल्दी लागू कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसको देरी से लागू करिए। क्यों नहीं किया? स्टैंड से रहना तो कांग्रेस को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या केवल विरोध करने के लिए हम विरोध करेंगे? सकारात्मक विरोध हमें नहीं आता, सकारात्मक राजनीति हमें नहीं आती। खराब हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में आपका कहीं अता पता नहीं है, तमिलनाडु में कहीं अता पता नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपने ये सब किया। अदरवाइज 23 में क्या हो गया अब और 23 में क्या परिवर्तन है? मत विरोध करिए सारिका जी। 24 जी आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, थोड़ा बहुत राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी की स्पीचेस को सुन लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपका भी विरोध जनता नहीं करेगी, आप इसको सर्वसम्मति से पास होने दीजिए। आप भी कहिए सही बात है, और आप तो महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, आपको तो आधी आबादी के लिए चुना है कांग्रेस ने, आपके द्वारा तो ऐसे वक्तव्य सारिका जी बिल्कुल शोभा नहीं देते। आपको तो कम से कम खड़े रहना चाहिए। मैडम प्लीज एक बार अपूर्वा जी अपना पूरा कर लीजिए, अपूर्वा जी का पूरा हो जाए। एक मिनट सारिका जी प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज अपूर्वा जी पूरा कर लीजिए जल्दी से, 10 सेकंड बोलिए। देखिए हेमंत जी,
ये तो महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, ये तो आधी आबादी के अधिकारी हैं। मेरे को ये बात बताइए, क्या केवल 33% में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को खड़ा करेगी? क्या कांग्रेस को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? क्या उनकी महिलाओं को नहीं मिलेगा? तो आज जब हम इसको समय पर लेकर आ रहे हैं, एक ऐसे तरीके से लेकर आ रहे हैं कि किसी का भी अधिकार जो है वो मारा नहीं जा रहा, ना सदर्न स्टेट्स का, ना महिलाओं का, ना SC/STs का। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे SC/ST वर्ग के भाई बंधु हैं, उनकी जो 84 सीट्स थी वो इंक्रीज करके टेंटेटिव 136 हो रही हैं। STs की सीट अगर 47 है तो वो इंक्रीज होकर 70 हो रही हैं। तो सभी वर्गों का OBC का क्या फिर? अगर विन विन सिचुएशन का भी हम विरोध करेंगे, नहीं वो कह रहे हैं कि लेकिन OBC का क्या? अगर विन विन सिचुएशन का भी हम विरोध करेंगे हेमंत जी, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये इस भारत के लोकतंत्र के, इस राष्ट्र के लोकतंत्र के साथ न्याय कर पाएंगे। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, बाकी और मेहमान भी है हमारे साथ में। ठीक है सारिका जी, जल्दी से। जी हेमंत जी, पहले तो ये मेरे को बार बार याद दिला रही है कि मैं महिलाओं का नेतृत्व करती हूँ, तो ये भी शायद महिला ही है। इनसे ये पूछिए कि जब 23 के अंदर ये बिल आ रहा था तो आपने लागू क्यों नहीं करवाया? क्या पता आप जैसी भी कई उसके अंदर सांसदी में आपका भी नंबर आ जाता। नंबर 1, क्योंकि 24 के अंदर इलेक्शन हुए थे, उस समय में आप लोगों ने क्यों 23 में, हम ये पूछना चाहते हैं कि आज आपने बिना, ये कह रही है कि साउथ स्टेट्स को बड़ा फायदा होगा। अरे भाई क्या फायदा होगा ये समझाइए ना। आप हर चीज को अपने हिसाब से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? ठीक है, आप ये बताइए, जनगणना आपने नहीं की है तो साउथ को तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण है। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर सारे नियंत्रण नुकसान हो रहा है। दो मेहमान है हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है अनीता चौधरी जी और साथ ही डॉक्टर दीपिका जी भी है। मैं सारिका जी आपकी बात को अनीता जी से थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेता हूँ जी। वक्त बराबर दीजिए हाँ बात करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को और थोड़ा क्लेरिफाई कर लेता हूं। और जहां तक रही वक्त की बात में, मैंने आपको पूरा का पूरा बिना इंटरप्ट किए 5 मिनट दिए, सबसे ज्यादा विपक्ष के तौर पर, कि आपकी बात आए कम से कम। अब आपस वाली को काउंट अगर छोड़ दें तब भी आप 5 मिनट नॉन स्टॉप बोलिए मैडम। तो आप, पर आप पहले बोले ना कि व्यक्तिगत किसी तरीके की बात, हम यहाँ पर कोई तेरी मेरी करने के लिए बिल्कुल राइट बात है, वो आप ठीक करेंगे जी, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आए ठीक है। सभी चाहते हैं कि महिलाओं पर ही बात हो। अनीता चौधरी जी, जो सारिका जी की आशंकाएं हैं और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वादे हैं या आज जो उन्होंने बोला, कैसे आप इन्हें देखते हैं कि वाकई जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनको फायदा हो रहा है, जो सारिका जी कह रही हैं कि दूसरे राज्यों को नुकसान हो सकता है, साउथ वालों को परेशानी होगी? देखिए, इसको तो सबसे पहले ऐसे समझना होगा कि अगर पहले से ही अगर लोकसभा की सीटों को देखें या विधानसभा की सीटों को देखें, तो अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं, वैसे ही तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और 234 विधानसभा सीटें हैं। तो ये पहले से है, तो उसका जो परिसीमन होगा, उसका जो इंक्रीमेंट होगा, मैथमेटिक्स को अगर काउंट करें तो उसी आधार पे होगा ना। हम कैसे तमिलनाडु को सीधे 403 सीटों पे ला सकते हैं? आ सकता है क्या? तो ये जो एक डर है, ये डिमांड है, ये मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन को लेकर के ये डिमांड और ये डर दोनों ही कहीं ना कहीं बेमायने से है। और मैं बोलूंगी कि ये डिमांड जो है उसकी वजह डर है, क्योंकि बाकी जो कांग्रेस की खासकर बात करें तो उनका थोड़ा सा अभी के फिलहाल के सिचुएशन में देखें तो, हालांकि उन्होंने बहुत समय तक इस देश को लीड किया है, लेकिन फिलहाल में उनका अगर वर्चस्व कहीं किसी तरफ बढ़ा हुआ है तो वो साउथ ही है। ऐसे में उनको ये डर लग रहा है कि ये सीटें बढ़ेंगी तो उनका डिलिमिटेशन होगा, तो उनके ग्राफ का कहीं गिरावट ना आ जाए, इसका डर उन्हें सता रहा है। सेम चीज डीएमके को भी देखेंगे तो वही डर उनको सता रहा है कि अगर ये बाइफर्केशन ऑफ द सीट होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतलब कि उनको अपने वोटर्स पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको अपने वोटर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आपने काम किया है तो डिलिमिटेशन वो नहीं, ये किसी को फायदा हो जाएगा, ये तो बेमानी लगती है ना बात। जरूर थोड़ी है कि आज उत्तर प्रदेश में मान लीजिए बीजेपी जीत रही है, सीटें बढ़ गई, तो अगली बार कोई और पार्टी जीतेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही कोई बीजेपी रहेगी या कोई दूसरी पार्टी आएगी नहीं। तो ये कैसा डर है? और 50% का कैलकुलेशन हम उसको डिलिमिटेशन होना तय है, ये एक अथक सत्य है संविधान के हिसाब से। वैसे ही सेंसस भी एक मतलब कि ट्रूथ है जिसको कि डिनाई नहीं किया जा सकता है। ऐसे में
सेंसेक्स और डिलिमिटेशन को अगर डिनाय नहीं किया जा सकता है, तो महिला रिजर्वेशन जो कि 33% आप बोल रहे हैं, वो 33% आखिर किस आधार पे देंगे? आपका सेंसेक्स और डिलिमिटेशन अगर क्लियर नहीं होगा तो। लेकिन अभी अगर हम बाद में करते हैं तो इसका मतलब बिल को फिर से बाद में लाना पड़ेगा, उसके आधार पे लाना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कब हो जैसे रहा अभी है? अभी जनगणना काम चल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ये लाया जाता है तो उसमें महिलाओं को कोई नुकसान होता है क्या देश की? नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हो रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार 33% का जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जा रहा है। लेकिन जब डिलिमिटेशन हो जाएगा और उसके बाद उसकी जनसंख्या के आधार पर सभी चीजों को देखा जाएगा, और 2027 या 29 में जब महिलाएं उस पे आएंगी, अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के साथ आएंगी, तो वो 33%, क्या वो सभी जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसमें उस 33% का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा? ऐसा कहीं सरकार ने बोला है? इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। ठीक है। अगर बढ़ी हुई सीटों पे जो 8 से 50 या कुछ होने जा रहा है, उस पे भी ये लागू होता है, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि फिर डरने की क्या बात है। ठीक है लिपिका जी, आशंकाएं और आश्वासन कैसे आप इसे देख रही हैं? ठीक है लिपिका जी। नमस्कार, मुझे आमंत्रित करने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा इतनी डिबेट सुनने के बाद ये पॉलिटिकल रस्साकसी में नहीं फंसते हुए एक प्रवक्ता के नाते मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगी, मोटी मोटी तौर पे, जो सबको, दर्शकों को भी समझ आए, बहुत सिंपल तरीके से, बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए। कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण और दूसरा विकसित भारत का दृष्टिकोण। तो मैं अगर कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से आज की जो डिबेट हुई है और ये जो बिल है उस पर बात करूं, तो कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से यह विधेयक इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय संविधान केवल समानता की बात ही नहीं करता, वास्तविक समानता का अवसर भी देता है। और महिलाओं को दशकों से मतदान में सिर्फ संसद और विधानसभा में एट प्रेजेंट भी 14 to 15% की पार्टिसिपेशन है। ऐसे में अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है तो उन्हें निर्णय की प्रक्रिया में वास्तविक स्थान मिलेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंचायत में रिजर्वेशन बहुत पहले आ चुकी है और अब बहुत सारी स्टेट्स में 50% पहुंच चुकी है, तो हम क्यों हिचकिचा रहे हैं पार्लियामेंट में वो देने से। और दूसरी बात, अगर हम अनुच्छेद 15(3) की बात करें, जो फंडामेंटल राइट है, राज्य में वो अधिकार देता है सरकार को राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के लिए। इसलिए महिला आरक्षण संवैधानिक न्याय का हिस्सा है, कोई बंदरबाट नहीं है, कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं है जो कोई पार्टी भी किसी भी 50% पॉपुलेशन को कर रही है। यह एक ऐतिहासिक असमानता को ठीक करने का एक प्रयास है जिसके कारण महिलाएं राजनीति में पीछे रह गई थी। और दूसरा पर्सपेक्टिव में ये बहुत जरूरी समझने की बात है कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 50% पॉपुलेशन महिला है, और विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब देश की आधी आबादी केवल वोटर नहीं हो बल्कि नीति निर्माता हो। यदि महिलाएं संसद में पर्याप्त संख्या में होंगी तो भारत को लोकतंत्र अधिक संवेदनशील होगा, अधिक संवेशी होगा और अधिक उत्तरदायी होगा। और विकसित भारत केवल आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय और शक्ति में बराबर का स्थान देना पड़ेगा। और मैं फिर ये कहूंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नो वन इज डूइंग एनी फेवर टू एनीवन। और जैसे प्रधानमंत्री ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा कि ये देश और हिस्ट्री भी देखेगी, नियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो अभी डिस्कशन हो रहा था कि इसमें ओबीसी क्यों नहीं, 33% जो मैं कहूंगी अखिलेश यादव जी ने भी ये बात उठाई, उनकी पार्टी ने उठाई कि 33% के कोटे में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। तो उस पर किरण रिजिजू ने बहुत क्लियरिटी से बोला और वो कंप्लीटली लीगल आंसर है कि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो वो आरक्षण देना असंवैधानिक होगा। और ये बिल कहीं पे भी नहीं रोक रहा है किसी भी पार्टी को, अगर आप एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ओबीसी, व्हाटएवर कैटेगरी यू वांट टू गिव, लेकिन ये सवाल कि 30 महीने बाद ही आखिरकार ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जब पहले लाया था वो कह रहे थे, हम तो उसी टाइम कर रहे थे कि इसको आज से लागू कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। एक छोटी सी बात अनीता जी, क्या राजस्थान के विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें लागू होगा? देखिए, अगर मुझे लगता है कि जब तक कि परिसीमन और सेंसेक्स नहीं हो जाएगा तब तक ये लागू कहीं भी नहीं होगा।
और ऐसे ही लागू करने की बात भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला कि 2026 में हम इसको लागू करने। उनका जो कहना है वो 2027 का कहना है कि 2027 में हम इसे विधानसभा चुनाव से लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद तब तक उनको ऐसा लग रहा होगा या उनकी तैयारियां सरकार की ऐसी होंगी कि सेंसस तब तक पूरा हो जाएगा, जनगणना उस समय तक पूरा हो जाएगा और ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है, किस क्षेत्र में कितनी बड़ी है और किस क्षेत्र में, उसके आधार पे 33% का वो जो कैलकुलेशन है वो निर्धारित किया जाए। तो वो उसको देखते हुए ही मुझे लगता है कि ये तैयारी हो रही है। एक लाइन बोलना चाहूंगी, राजनीतिक फायदे की अगर बात करें तो ये राजनीतिक फायदा अगर लाना होता तो मेरे ख्याल से ये जो बजट सेशन का जो सेकंड पार्ट था उस समय ही लाया जाता, क्योंकि वो तब ज्यादा फायदा पहुंचाता और सभी राज्यों में पहुंचाता। अभी हम देख रहे हैं कि 2 राज्यों के चुनाव बचे हुए हैं और वो भी कैंपेनिंग जो है अपने परवान पे है, ना कि ये महिला सारिका जी, जो है ये अभी कुछ क्लियर हुआ आपको? हेमंत जी, 2023 में भी ऐसी ही डिबेट आप सब लोगों ने चैनल पे करवाई थी। कांग्रेस पार्टी ने उस समय बड़ा पुरजोर तरीके से कहा था कि इसको आज लागू कर दीजिए। 3 साल हो गए हैं, 3 साल बाद में फिर जिन है जो चिराग से बाहर आया है। कब लगेगा? आप लगाइए तो सही इसको, लेकिन अभी भी क्योंकि ये लगाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इनको माइलेज लेना है। सिर्फ जो अभी फिलहाल पूरे देश के अंदर, क्योंकि इनकी थू हो रही थी, उधर ट्रंप इनको खींच रहा था, इधर एप्स्टीन फाइल के अंदर इनके कैबिनेट के लोगों का नाम था, देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में सारिका जी, महिलाओं की बात होगी तो आप इधर उधर फिर आप खुद ही लेकर के जाएंगे। मेरे को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। और देश का सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का ये एक बीजेपी का तरीका है। अगर आपको लागू करना है 2023 में, आपने क्यों नहीं किया आज? और 2023 तो अगर अब आज कर रहे हैं तब आप कल को ये तो नहीं कर पाएंगे ना कि क्यों नहीं किया, देर आए दुरुस्त आए। ये बताइए, अभी आए तो सही। इतने सालों से, दशकों से हम इंतजार कर रहा था ये देश की महिलाओं को। हेमंत जी नहीं तो लागू करने की तो नियत ही नहीं है ना। 23 में ठीक है अपूर्वा जी, ठीक है, समय नहीं बचा। अपूर्वा जी वो कह रहे हैं कि लागू करने की आपकी नियत नहीं है। लागू करने की नियत होती तो 23 में ही लागू कर देते। देखिए हेमंत जी, सारिका जी को थोड़ा सा संविधान की स्टडी यहाँ पे करके आना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर ये क्लॉज है कि 2026 के सेंसस से पहले, हम सब जानते हैं कि अप्रैल 2026 से सेंसस शुरू होगी, मगर सेंसस के डाटा को रोल आउट होने में 2030 यानी हम 2030 तक पहुंच जाएंगे। क्या महिला शक्ति को इतना इंतजार करने की आवश्यकता है? जब 23 में ये कह रही हैं कि हम कह रहे थे 23 में ही लागू करो, आज 27 में लागू हो रहा है या 29 में लागू हो रहा है तो भी इनको परेशानी हो रही है। सारिका जी, यही अनुरोध है आपके टीवी के माध्यम से भी और सारिका जी आपसे भी कि ये देश के लोकतंत्र के लिए निर्णय है, लोकतंत्र के हक में निर्णय है। एक आवाज में, एक दिशा में, एक साधना की तरह इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि आधी आबादी का अधिकार है। इसमें राजनीतिकरण ना करें और पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, क्योंकि हम सबकी बात है, आपकी मेरी तमाम राजनीति की बात है। कल नहीं हुआ, आज क्यों नहीं हुआ? तो हम भी ऐसे कहें कि 2010 में आपने क्यों नहीं किया? देखिए कल जो हुआ 2010 में आपने जो किया वो जनता जानती है। आज इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपस में नहीं लड़के के अगर हम एक सुर में कहें कि हाँ भाई सब मिलकर के इसे लागू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के विपक्ष इस बात को लेकर के विरोध कर रहा है तो सरकार ने आश्वस्त भी किया है, प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि किसी तरह की कोई राजनीति ना हो, सब एक देश के तौर पर मिलकर के महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में आगे आए। यही अपील सरकार कर रही है।